प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। देश का विभाजन और उसमें उत्तरदायित्व किन किन लोगों का, किन किन दलों का, समूहों का, संस्थाओं का। तो हमारा जो टाइटल है, देश का विभाजन और उसका प्रथम व्याख्यान। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता कैसे आई, देश का विभाजन कैसे हुआ, क्या यह सिर्फ एक महान व्यक्ति, कोई एक वर्ग या कोई एक दल की देन थी? देश के राष्ट्रीय आंदोलन को भली भांति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति का श्रेय उन व्यक्तियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न राजनीतिक दलों को है। इसका श्रेय उन व्यक्तियों को है जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना जीवन जेलों में बिताया। निसंदेह राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म बुर्जुआ वर्ग के और उसकी विचारधारा के वाहक नवीन बुद्धिजीवी और वृत्तिजीवी जो प्रोफेशनल्स वर्गों के उदय के बाद हुआ। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले पूंजीपति, व्यापारी, मजदूर, दस्तकार, जमींदार, किसान, छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी और वृत्तिजीवी सभी उसमें सम्मिलित थे। अब विद्यार्थियों, बात यह है कि ठीक है, स्वतंत्रता हमें सबके सामूहिक प्रयास से प्राप्त हुई, पर भारत का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी या इसके मूल में लंबा इतिहास छिपा था? कुछ मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आकर मुसलमान हिंदुओं से अलग ढंग से सोच रहे थे। विशेषकर सर सैयद अहमद खां ने इस पृथकतावादी प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहित किया। ये विद्यार्थियों एक अंग्रेजी षड्यंत्र था, अंग्रेजों का षड्यंत्र था, ब्रिटिश सरकार का षड्यंत्र था, कोई व्यक्तियों का षड्यंत्र नहीं था, जिसमें एक वर्ग को दूसरे के खिलाफ प्रोत्साहित किया, जिसमें एक नाम आ रहा है सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग के और कट्टर तथा पृथकतावादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव से मुसलमानों में यह विश्वास जम गया कि यदि भारत को उत्तरदायी शासन दिया गया तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हावी हो जाएंगे, धौंस जमाएंगे, बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, उनका अहित हो सकता है। ये आम मुसलमान को ये बात समझाई गई विद्यार्थियों। अब ये आप जानते हैं कि ये कितना सत्य है और इसमें कितना एक भय क्रिएट किया गया है। यदि अंग्रेज ऐसा नहीं करते और ये देश अपने मूड के अनुसार
अपने चरित्र के अनुसार पूरा एक अखंड भारत स्वतंत्र होता, जिसमें पाकिस्तान भी रहता, बांग्लादेश भी रहता, तो मैं तो यही कल्पना करता हूँ कि सब लोग हम प्रेम से ही रह रहे होते। लेकिन अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक धरती के इस हिस्से को खंडित कर दिया, ताकि ये हिस्सा कभी एक महाशक्ति का रूप ना ले ले। और वो इस हिस्से की ताकत जानते थे। उस ताकत का एक भय उनके मन में, और उस भय से प्रेरित होकर उन्होंने इस समाज को तोड़ने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम एकतावाद को भी प्रोत्साहित किया। हिंदू मुस्लिम में तो डिवीजन, लेकिन मुसलमानों में एकता लाने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने अन्य संप्रदायों को हानि पहुंचाकर मुसलमानों का पक्ष लिया। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व और विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में निरंतर मतभेद बढ़ता जाए। भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग और ब्रिटिश रवैया ही नहीं, कांग्रेस का दृष्टिकोण भी उत्तरदायी था। कांग्रेस को भी दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हर तरीका अपनाया। मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की प्रबल भावना से कांग्रेस ने अनेक बार अपने सिद्धांतों को भी तिलांजलि दे दी। सांप्रदायिक रोग अत्यधिक बढ़ गया। अंततः भारत का विभाजन स्पष्ट नजर आने लगा। दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथकतावादी और आक्रामक स्वरूप को भी कभी समझने की चेष्टा नहीं की, और अंत समय तक वह इस प्रकार की आशा करती रही कि अकस्मात ही ऐसी कोई दिव्य बात हो जाएगी और सांप्रदायिकता की समस्या दूर हो जाएगी। इस स्वप्न में, इस ख्वाब में, इस वहम में कांग्रेस चलती रही। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की चाल को और अंग्रेजों की चाल को समझने में सदैव भूल की, और राजनीतिक दृष्टि से अनेक गलत कदम उठाए। पहली गलती यह थी कि 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने मुसलमानों की जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया। विधानमंडलों में मुसलमानों को एक निश्चित अनुपात में स्थान देने की बात स्वीकार करना, विद्यार्थियों, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के बारे में कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। कांग्रेस की नीति से मुसलमानों की पृथकतावादी प्रवृत्ति को बल मिला। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग को संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना ही अंतरिम सरकार में
सम्मिलित कर लिया गया। लीग के सदस्यों ने इस प्रकार की नीति अपनाई जिससे एक नए देश पाकिस्तान जिसको कहा गया, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो सिद्धांत है, वो जो मांग है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने। विद्यार्थियों, 1920 में इकबाल ने मुस्लिम लीग का एक जो कॉन्फ्रेंस अधिवेशन था, अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए यह लक्ष्य प्रस्तुत किया कि उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमान बहुमत वाले प्रांतों को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। उस वर्ष लीग ने इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव इसलिए पारित नहीं किया था क्योंकि लीग के अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या कोरम से कम थी। इकबाल ने जिस आधार पर उत्तरी पश्चिमी भारत के मुसलमानों के लिए एक राज्य की कल्पना की थी, वही आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का एक आधार बनी। गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, के पश्चात जिन्ना भारत लौटा तो 1929 में मुसलमानों के परस्पर विरोधी गुटों की राजनीति से दुखी होकर जब ये जो जिन्ना है विद्यार्थियों, ये आपस में जो मुसलमानों के बीच में जो सहमति नहीं बन रही थी, इससे दुखी होकर इंग्लैंड चला गया था। लेकिन 1929 में वो वापस लौट आए। मैं क्षमा करना, अपने इस वाक्य को दोहरा रहा हूँ। जिन्ना मुसलमानों की जो आपसी जो उनकी फूट थी या आपसी उनमें एकता का अभाव था, या वो अपने लक्ष्य को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये जो समाज है हमारा, ये तो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आ रहे थे। ठीक है, मुगलों का शासन था, मुगल राजा थे, औरंगजेब जैसे अत्याचारी राजा भी हुए हिंदुओं की दृष्टि से, जिसने मंदिर तोड़े, जजिया कर लगाया। लेकिन विद्यार्थियों, स्मरण रहे, हिंदू प्रजा को औरंगजेब से तो नफरत थी, लेकिन आम मुसलमान से नफरत नहीं थी। हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ में रहते आ रहे थे। एक राजा से घृणा थी, लेकिन उस धर्म के अनुयायियों से घृणा नहीं थी। और आप समझिए, आप देखिए विद्यार्थियों कि हमारा देश का आदमी उस समय कितना मैच्योर था कि वो राजा से नफरत कर रहा है, न कि उसके धर्म के अनुयायियों से। कितना मैच्योर था उस समय। लेकिन इस समझदार भारतीय को शैतान अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने नफरत के बीज यहाँ पे बोए और उन्होंने इसके लिए मुसलमानों को टूल बनाया, सर सैयद अहमद को टूल बनाया। और तो ये जो जिन्ना यहाँ देख रहा है कि मुसलमान उसके साथ ही नहीं लग रहे, मुसलमान उसका साथ नहीं दे रहे, वो मुसलमानों के लिए कुछ मतलब अधिक प्राप्त करना चाहता है। लेकिन चूंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ तो एक समन्वय संस्कृति थी, तो वो कुपित होकर के इंग्लैंड चला गया। अब बात हम आते हैं विद्यार्थियों 1937 में। 1937 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की एक प्रतिनिधि पार्टी और मुस्लिम बहुल प्रांतों में प्रभावशाली
बनाने का प्रयास किया। इंग्लैंड चला गया था लेकिन वहाँ से लौट आया और पुनः एक नई ऊर्जा के साथ में वो अपने कार्य में जुटा है। और वो इस ढंग से मुस्लिम लीग का गठन करना चाहता था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र पार्टी वो बनाना चाहता था। अंग्रेजों को और बाकी लोगों को इस बात का मैसेज देना चाहता था। बंगाल, पंजाब और सिंध के प्रांतीय मुस्लिम दल भी यह चाहते थे कि अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के समक्ष मुसलमानों का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका एक संगठित दल होना चाहिए। ये विद्यार्थियों जो पंजाब, बंगाल और सिंध के जो मुस्लिम दल हैं, ये असल में जमींदार जो थे उन जमींदारों का इनमें प्रभाव था, जो प्रभावशाली, जो संपन्न मुसलमान थे। आम मुसलमान की बात नहीं है ये। तो वो ये चाह रहे थे कि भाई ऐसा एक संगठित दल होना चाहिए। इसलिए जिन्ना का लक्ष्य आसान हो गया। 1937 के चुनाव परिणामों में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के 5% से भी कम वोट प्राप्त हुए विद्यार्थियों, जिसके फलस्वरूप जिन्ना ने जो पृथकतावादी नीति थी उसने एक उस पे वो और थोड़ा सा उसने होमवर्क करना अपना उसने प्रारंभ किया। बंगाल की विधानसभा में जो फैजुल हक की प्रजा पार्टी को केवल 35 स्थान प्राप्त हुए और हुआ ये कि वहाँ मुस्लिम लीग को जो 40 स्थान प्राप्त हुए। फैजुल हक ने मंत्रिमंडल बनाने के लिए हर प्रयत्न किए। उन्होंने लीग में सम्मिलित होना स्वीकार किया बशर्ते कि उन्हें मंत्रिमंडल का नेता स्वीकार कर लिया जाए। इसी प्रकार 1937 में भी पंजाब के नेता भी अखिल भारतीय स्तर पर जिन्ना का जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अल्पसंख्यक प्रांतों में मुस्लिम लीग को कांग्रेस मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जहां पर मुस्लिम लीग की सीटें कम थी या जहां मुस्लिम लीग के मत कम थे। हेलो। तो विद्यार्थियों, ये जो अल्पसंख्यक प्रांत थे उनमें मुस्लिम लीग को कांग्रेस मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इन प्रांतों में कांग्रेस को मुसलमानों की सीटों में स्पष्ट सफलता मिली थी। अब यानी कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे थे, इसीलिए स्पष्ट सफलता मिली थी। मुसलमानों के लिए सुरक्षित 482 सीटों में से मुस्लिम लीग को केवल 108 सीटें मिली थी। उससे ज़्यादा सीटें तो निर्दलीय जो मुसलमान जो चुनाव लड़ रहे थे उनको मिल गई थी, 128 सीटें। यानी मुस्लिम लीग यानी प्रतिनिधित्व मुसलमानों का इन प्रांतों में नहीं मान सकते। पंजाब में अधिकांश सीटें यूनियनिस्ट पार्टी को मिली थी। संक्षेप में सिर्फ पंजाब को छोड़कर सारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार शासकों द्वारा समर्थित पार्टियों तथा प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक पार्टियों की करारी हार हुई। आप समझ रहे हैं ना विद्यार्थियों कि जो कट्टरपंथ, जो धार्मिक रूप से सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, विद्वेष की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, उनकी करारी हार हुई।
और इस निर्वाचन में यूं कहना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन की जीत हुई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।